5. आलोचनात्मक ढंग से सोचना। सीखने का अध्ययन क्यों करें? यदि हम सीखने में सक्षम नहीं होते, तो हम एक प्रजाति के रूप में बहुत पहले ही समाप्त हो गए होते। सीखना वह प्रक्रिया है जो हमें अपने आसपास की दुनिया की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की अनुमति देती है। हम अपने कार्यों को तब तक बदल सकते हैं जब तक हमें वह व्यवहार नहीं मिल जाता जो हमें जीवित रहने और पुरस्कार की ओर ले जाता है, और हम उन कार्यों को समाप्त कर सकते हैं जो अतीत में असफल रहे हैं। शिक्षा के बिना कोई इमारत नहीं होगी, कोई कृषि नहीं होगी, कोई जीवन रक्षक दवाएं नहीं होंगी, और कोई मानव सभ्यता नहीं होगी। सीखने के मकसद। सीखना शब्द को परिभाषित करें। पावलोव के क्लासिक प्रयोग में प्रदर्शित शास्त्रीय कंडीशनिंग के प्रमुख तत्वों की पहचान करें। फोबिया, स्वाद नापसंद और नशीली दवाओं पर निर्भरता के उदाहरणों पर शास्त्रीय कंडीशनिंग लागू करें। ऑपरेंट कंडीशनिंग की अवधारणा में थॉर्नडाइक और स्किनर के योगदान को पहचानें। प्राथमिक और द्वितीयक पुनर्बलन और सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन के बीच अंतर करें। सुदृढ़ीकरण की 4 अनुसूचियों की पहचान करें। 5.7 सजा के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचानें। 5.8 विभेदक उत्तेजनाओं, विलुप्त होने, सामान्यीकरण और सहज पुनर्प्राप्ति की अवधारणाओं को समझाएं क्योंकि वे संचालक कंडीशनिंग से संबंधित हैं। 5.9 सीखना। आपने हमें अपने व्यवहार या दूसरों के व्यवहार को संशोधित करने के लिए एक सुखद उपहार या इनाम का वादा कैसे किया है? वर्णन करें कि पशु और मानव व्यवहार को बदलने के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग का उपयोग कैसे किया जाता है। अव्यक्त लीमिंग की अवधारणा को समझाइए। बताएं कि कोहला के अध्ययन ने कैसे प्रदर्शित किया कि जानवर अंतर्दृष्टि से सीख सकते हैं। सीखी गई असहायता पर सेलिगमैन के अध्ययन का सारांश प्रस्तुत करें। अवलोकन लीमिंग की प्रक्रिया का वर्णन करें। वास्तविक दुनिया में कंडीशनिंग का एक उदाहरण बताएं। 5.1 5.2 5.10 5.3 5.11 5.4 5.12 5.5 5.13 5.14 5.6 5.15 176 अवलोकनात्मक अधिगम के 4 तत्वों की सूची बनाएं। पाँच दशमलव एक सीखना शब्द को परिभाषित करें। अनुभव परिवर्तन हम क्या करते हैं? सीखना शब्द उन अवधारणाओं में से एक है जिसका अर्थ तब तक बिल्कुल स्पष्ट है जब तक कि इसे वास्तविक शब्दों में न डाला जाए। सीखना तब है जब आप कुछ सीखते हैं। सीखना ये सीखना है कि कुछ कैसे करना है। एक अधिक उपयोगी परिभाषा इस प्रकार है। सीखना व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास के अनुभव से आता है। अपेक्षाकृत स्थायी का क्या अर्थ है और कैसे करता है? परिभाषा का अपेक्षाकृत स्थायी भाग इस तथ्य को दर्शाता है कि जब लोग कुछ भी सीखते हैं, तो उनके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा भौतिक रूप से बदल जाता है ताकि जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे रिकॉर्ड किया जा सके। फॉर्मर एट अल, 2013, लॉफ्ट्स और लॉफ्ट्स, 1980। ये वास्तव में स्मृति की एक प्रक्रिया है, जो कुछ भी हो रहा है उसे याद रखने की क्षमता के बिना,
लोग कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, हालांकि अभी तक कोई निर्णायक सबूत नहीं है। शोध से पता चलता है कि एक बार जब लोग कुछ सीखते हैं, तो ये भौतिक रूप में स्मृति में कहीं मौजूद हो सकता है। सीखने की परिभाषा में अनुभव या अभ्यास को शामिल करने के लिए इस बारे में सोचें कि पिछली बार आपने कब कुछ ऐसा किया था जिससे आपको बहुत पीड़ा हुई थी। क्या आपने इसे दोबारा किया? शायद नहीं। आप उस दर्द को दोबारा अनुभव नहीं करना चाहते थे, इसलिए दर्दनाक परिणाम से बचने के लिए आपने अपना व्यवहार बदल दिया। इस तरह बच्चे गर्म तवे को न छूना सीखते हैं। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जिसके परिणामस्वरूप बहुत सुखद अनुभव होता है, तो उस व्यक्ति द्वारा वही काम दोबारा करने की अधिक संभावना होती है। यह व्यवहार में एक और बदलाव है और इसे प्रभाव के नियम द्वारा समझाया गया है, जिस विषय पर हम बाद में अध्याय में चर्चा करेंगे। सभी परिवर्तन सीखने के माध्यम से पूरा नहीं किया जाता है। ऊंचाई या मस्तिष्क के आकार में वृद्धि जैसे परिवर्तन एक अन्य प्रकार के परिवर्तन हैं, जो आनुवंशिक ब्लूप्रिंट द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को प्रकृति कहा जाता है और यह जीव विज्ञान के कारण होता है, अनुभव के कारण नहीं। उदाहरण के लिए, किसी कार्रवाई का परिणाम अनुभव या अभ्यास द्वारा व्यवहार में लाए गए किसी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना। 177 सीखने की परिभाषा। एक 178 अध्याय 5। अकेले अभ्यास से बच्चे को चलने की अनुमति नहीं मिलेगी। बच्चे चलना सीखते हैं क्योंकि उनका तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों की ताकत और संतुलन की भावना उस बिंदु तक पहुंच गई है जहां चलना उनके लिए शारीरिक रूप से संभव है। ये सभी कारक परिपक्वता द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक बार जब वह परिपक्वता तक पहुंच जाए, तो अभ्यास और अनुभव अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। यह आपके मुंह में पानी ला देता है। शास्त्रीय कंडीशनिंग। 1900 के दशक की शुरुआत में, अनुसंधान वैज्ञानिक मानसिक गतिविधि पर मनोविज्ञान के फोकस से नाखुश थे। कई लोग इस क्षेत्र में किसी प्रकार की निष्पक्षता और वैज्ञानिक प्रतिक्रिया लाने का रास्ता तलाश रहे थे। यह इवान पावलोव 1849-1936 नाम का एक रूसी पाइसियोलॉजिस्ट, शरीर के अंगों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति था, जिसने आंशिक प्रकार की शिक्षा के बुनियादी सिद्धांतों के एट्रिपेरिकल अध्ययन का बीड़ा उठाया था। पान्यून 1906-1926। पावलोव और लार निकालने वाले कुत्ते। 5.2 शास्त्रीय कंडीशनिंग के प्रमुख तत्वों की पहचान करें जैसा कि इसमें दिखाया गया है। पावलोव का क्लासिक प्रयोग। अपने कुत्तों में पाचन तंत्र का अध्ययन करते हुए, पावलोव ने एक ऐसा उपकरण बनाया था जो कुत्तों द्वारा उत्पादित लार की मात्रा को नियंत्रित करेगा जब उन्हें एक निश्चित मात्रा में भोजन दिया जाएगा। आमतौर पर, जब भोजन किसी भी जानवर के मुंह में रखा जाता है, तो लार ग्रंथियां चबाने और पाचन में मदद करने के लिए स्वचालित रूप से लार छोड़ना शुरू कर देती हैं। यह एक सामान्य रिफ्लेक्स में अनसीखा, अनैच्छिक प्रतिक्रिया है जो व्यक्तिगत नियंत्रण या पसंद के अधीन नहीं है, कई में से एक जो होती है जानवर और इंसान दोनों। भोजन की एक विशेष प्रतिक्रिया, लार स्टिमुलस को किसी भी वस्तु, घटना या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अनुभव जो प्रतिक्रिया का कारण बनता है, पावलेव के मामले में किसी जीव की प्रतिक्रिया। कुत्तों, भोजन उत्तेजना है और लार राहत है। पावलोव को जल्द ही पता चला कि उसके कुत्ते तब लार टपकाना शुरू कर देते हैं जब उन्हें लार नहीं टपकाना चाहिए था।
कुछ कुत्ते तब लार टपकाना शुरू कर देते थे जब वे प्रयोगशाला सहायक को अपना भोजन लाते हुए देखते थे, अन्य जब रसोई से कुत्ते के झुकने की आवाज सुनते थे, और फिर भी अन्य जब दिन का समय होता था जब उन्हें आमतौर पर खाना खिलाया जाता था, लार टपकाना शुरू कर देते थे। अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पावलोव ने अपने करियर का शेष समय अध्ययन में बिताया, जिसे अंततः उन्होंने शास्त्रीय कंडीशनिंग कहा, मूल प्राकृतिक उत्तेजना की तुलना में उत्तेजना के प्रति अनैच्छिक प्रतिवर्त जैसी प्रतिक्रिया प्राप्त करना सीखना, जो सामान्य रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। शास्त्रीय कंडीशनिंग के तत्व पावलोव ने अंततः कई कुंजी की पहचान की। वे तत्व जो कंडीशनिंग के लिए एक विशेष तरीके से मौजूद और अनुभव किए जाने चाहिए, बिना शर्त उत्तेजना, मूल स्वाभाविक रूप से होने वाली उत्तेजना को बिना शर्त उत्तेजना UCS कहा जाता है। अनकंडीशनिंग शब्द का अर्थ है अनसीखा। इस प्रकार उत्तेजनाएं होती हैं जो आमतौर पर अनैच्छिक प्रतिक्रिया की ओर ले जाती हैं। पावलोव डिग्री के मामले में भोजन बिना शर्त उत्तेजना है। बिना शर्त प्रतिक्रिया बिना शर्त उत्तेजना के लिए स्वचालित और अनैच्छिक प्रतिक्रिया को लगभग उसी कारण से बिना शर्त प्रतिक्रिया UCR कहा जाता है। यह अनियंत्रित है और तंत्रिका तंत्र में आनुवंशिक वायरिंग के कारण होता है। उदाहरण के लिए, पावलोव के प्रयोग में भोजन में लार का निकलना UCR बिना शर्त प्रतिक्रिया वातानुकूलित उत्तेजना है। पावलोव ने निर्धारित किया कि लगभग किसी भी प्रकार की उत्तेजना बिना शर्त उत्तेजना UCS के साथ जुड़ी हो सकती है, यदि इसे अक्सर UCS के साथ जोड़ा जाता है। उनके मूल निवास में खाद्य पकवान की दृष्टि ही लार के लिए उत्तेजना बन गई थी, कुत्तों को भोजन देने से पहले। हर बार जब उन्हें भोजन मिलता था, जिससे वे स्वचालित रूप से भोजन करते थे। डेला पोलो और सटकर अपनी प्रयोगशाला में डूब रहे थे। अनैच्छिक प्रतिक्रिया में प्रतिवर्त, अर्थात यह आपकी पसंद के व्यक्तिगत नियंत्रण में नहीं है। शास्त्रीय कंडीशनिंग मूल प्राकृतिक उत्तेजना के अलावा किसी अन्य उत्तेजना के प्रति अनैच्छिक प्रतिक्रिया करने की ओर ले जाती है, जो नई प्रतिक्रिया पैदा करती है। शास्त्रीय कंडीशनिंग में बिना शर्त उत्तेजना UCS एक स्वाभाविक रूप से उन्मुमाग उत्तेजना जो एक अनैच्छिक और अनियंत्रित प्रतिक्रिया की ओर ले जाती है। बिना शर्त प्रतिक्रिया UCB एक शास्त्रीय कंडीशनिंग स्वाभाविक रूप से आवर्ती या बिना शर्त आगे बढ़ने के लिए एक अनैच्छिक और निर्बाध प्रतिक्रिया। अध्याय 5 कंडीशनिंग के दौरान CS GSR 15 10 2 उत्तेजनाओं चित्र 5.1 सामान्यीकृत की ताकत प्रतिक्रिया उत्तेजना सामान्य धनायन का एक उदाहरण UCS एक बिजली का झटका था और ICA उत्तर देने से जुड़ा कैल्विरिक शिनमीनम था। विषयों को मूल रूप से सीलोन 0 और 1 दी गई आवृत्ति के अनुसार वातानुकूलित किया गया था। जब ओंगिना टॉम के साथ परीक्षण किया गया और अलग अलग आवृत्तियों के यूना 1, 2 और 3 के साथ प्रिय जीमेट्रेशन प्रभाव निरस्त हो गया। टोन प्रोविलेंट 1907 दांत के दर्द से पीड़ित उत्तेजना सामान्यीकरण एक उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति है जो केवल स्थिति के साथ मूल वातानुकूलित उत्तेजना के समान है। प्रतिक्रिया दी उत्तेजना भेदभाव एक उत्तेजना के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति है जो मूल वातानुकूलित उत्तेजना के समान है क्योंकि समान उत्तेजना
इसे कभी भी बिना शर्त स्टिमुलस विलुप्त होने के, गायब होने या कमजोर होने के साथ जोड़ा नहीं जाता है। बिना शर्त उत्तेजना की उपस्थिति को हटाने के बाद एक सीखी गई प्रतिक्रिया, शास्त्रीय कंडीशनिंग में, या एक रीइंफोर्सर को हटाने, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग में। 4. सीएस आमतौर पर कुछ उत्तेजनाएं होती हैं जो विशिष्ट होती हैं या अन्य प्रतिस्पर्धी उत्तेजनाओं से अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, मेट्रोनोम एक ऐसी ध्वनि थी जो सामान्य रूप से प्रयोगशाला में मौजूद नहीं थी और इसलिए विशिष्ट थी। पावलोव, 1927, रेस्कोला, 1988। ये काफी सरल लगता है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि पावलोव का होगा। क्या कुत्ते अन्य टिक टिक की आवाजों पर लार टपकाते हैं? उत्तेजना सामान्यीकरण और भेदभाव। पावलोव ने पाया कि समान ध्वनियां उसके कुत्तों से एक समान वातानुकूलित प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगी। उन्होंने और अन्य शोधकर्ताओं ने पाया कि समान ध्वनियों पर प्रतिक्रिया की ताकत मूल ध्वनि जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अन्य ध्वनि मूल ध्वनि के समान थी। चाहे वह मेट्रोनोम हो या किसी अन्य प्रकार की ध्वनि, प्रतिक्रिया की ताकत जितनी अधिक समान थी। सीगल, 1969, चित्र 5.1 देखें। किसी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति जो मूल वातानुकूलित उत्तेजना के समान होती है, उत्तेजना सामान्यीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो चिंता के साथ प्रतिक्रिया करता है। दंत चिकित्सक की ड्रिल की ध्वनि समान ध्वनि के प्रति थोड़ी चिंता के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है। आईएनजी मशीन, जैसे कि इलेक्ट्रिक कॉफी ग्राइंडर, निश्चित रूप से, पावलोव ने समान टिक टिक ध्वनि के बाद कुत्तों को कोई भोजन नहीं दिया। उन्हें केवल सही सीएस का पालन करके भोजन मिला। कुत्तों को नकली टिकिंग ध्वनियों पर प्रतिक्रिया देना, सामान्यीकृत करना, बंद करने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि भोजन के साथ केवल वास्तविक सीएस का पालन किया गया था। उन्होंने अंतर बताना या करना सीखा, नकली टिकिंग और सीएस टिकिंग के बीच भेदभाव करना, एक प्रक्रिया जिसे उत्तेजना लस भेदभाव कहा जाता है। उत्तेजना भेदभाव तब होता है जब कोई जीव अलग अलग उत्तेजनाओं पर अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करना सीखता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कॉफी ग्राइंडर की आवाज कुछ उपयोगों के बाद डेंटल ड्रिल नफरत करने वाले व्यक्ति में थोड़ी चिंता पैदा कर सकती है, लेकिन ध्वनि अब चिंता पैदा नहीं करेगी क्योंकि यह सहायक नहीं है। विलुप्ति और सहज पुनर्प्राप्ति। क्या होता अगर पावलोव ने असली सीएस के बाद कुत्तों को खाना देना बंद कर दिया होता? पावलोव ने बस यही कोशिश की और कुत्तों ने धीरे धीरे टिक टिक की आवाज सुनकर लार टपकाना बंद कर दिया। जब मेट्रोनोम की टिकिंग, सीएस या वातानुकूलित उत्तेजना को यूसीएस, इस मामले में बिना शर्त उत्तेजना या भोजन की अनुपस्थिति में बार बार प्रस्तुत किया गया था, तो लार, सीआर या वातानुकूलित प्रतिक्रिया विलुप्त होने की प्रक्रिया में मर गई। बिना शर्त उत्तेजना के पुनः स्थापित होने से सशर्त प्रतिक्रिया विलुप्त क्यों हो जाती है? एक सिद्धांत यह है कि अकेले सीएस की प्रस्तुति से नई सीख मिलती है। विलुप्त होने के दौरान सीएस यूसीएस एसोसिएशन जो सीखा गया था वह कमजोर हो गया है, क्योंकि सीएस नम। अब पावलोव के कुत्तों के मामले में यूसीएस की भविष्यवाणी की गई है। विलुप्त होने के माध्यम से उन्होंने सीखा है। मेट्रोनोम की टिक टिक पर लार न टपकाएं, क्योंकि अब यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि भोजन अपने रास्ते पर है। चित्र 5:1 पर पीछे मुड़कर देखें। एक बार कंडीशनिंग प्राप्त हो जाने के बाद, वातानुकूलित उत्तेजना सी और वातानुकूलित प्रतिक्रिया सीआर हमेशा मूल बिना शर्त उत्तेजना लूस यूसीएस से पहले आएगी। यूसीएस, जो सीएस और सीआर लिंक के बाद बना है, अब सीएस सीआर एसोसिएशन को मजबूत करने या सुदृढ़ करने वाले के रूप में कार्य करता है।
जो मजबूत करता है उसे हटा दें, और जिस सियार को वह मजबूत करता है वह कमजोर हो जाएगा और कम से कम कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा। तृतीयक विलुप्ति इस दृष्टि से थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसका अर्थ मूल प्रतीत होता है। वातानुकूलित प्रतिक्रिया पूरी तरह से खत्म हो गई है, मर गई है, कभी वापस नहीं आएगी। बिल्कुल डायनासोर की तरह याद रखें, सीखने की परिभाषा व्यवहार में कोई भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तथ्य ये है कि एक बार जब लोग कुछ सीख लेते हैं, तो उसे यूनिराम करना लगभग असंभव होता है। लोग नई चीजें सीख सकते हैं जो इसकी जगह ले लेती हैं या स्मृति में इसका रास्ता खो देती हैं, लेकिन यह अभी भी मौजूद है। शास्त्रीय कंडीशनिंग के मामले में यह आसानी से प्रदर्शित होता है। विशिष्ट पृथक, किसी अन्य चीज से भिन्न गुण होना। अधिग्रहण, विलुप्ति सीसेलोना। सीए से वर्षा नहीं हो रही। हाँ। लैम्टेंटी। चित्र 5.2 विलुप्ति और सहज पुनर्प्राप्ति। ये ग्राफ एक वातानुकूलित एटीट्यूड के अधिग्रहण, विलोपन, सहज पुनर्प्राप्ति और पुनः प्राप्ति को दर्शाता है। टेरिकोनेशन का मतलब सीएस द्वारा ग्रहण किए गए साल्वा की बूंदों की संख्या है। ध्यान दें कि एडिक्शन के अगले दिन की पहली प्रस्तुति सीएस ने सहज पुनर्प्राप्ति के कारण क्यूट एबाज ईकॉम प्रतिक्रिया का संपादन किया। अपने कुत्तों में वातानुकूलित लार प्रतिक्रिया को बुझाने के बाद पावलोव ने वातानुकूलित उत्तेजना, जैसे मेट्रोनोम, को दूर रखते हुए कई हफ्तों तक इंतजार किया। वहां बहुत प्रशिक्षण सत्र थे और कुत्तों को उस समय मेट्रोनोम की टिक टिक से बिल्कुल भी अवगत नहीं कराया गया था। लेकिन जब पावलोव ने मेट्रोनोम को वापस बाहर निकाला और उसे टिक करके सेट किया, तो सभी कुत्तों ने लार टपकाना शुरू कर दिया। हालांकि यह काफी कमजोर प्रतिक्रिया थी और बहुत लंबे समय तक नहीं टिकी। वातानुकूलित प्रतिक्रिया की यह संक्षिप्त पुनर्प्राप्ति साबित करती है कि सियार अभी भी वहां है। किसी तरह, याद रखें, सीखना अपेक्षाकृत स्थायी है। ये केवल भोजन की बिना शर्त उत्तेजना, जो अब स्टिनफोर्टिंग या सीके को मजबूत नहीं कर रहा है, के साथ जुड़ाव की कमी से दबा या बाधित है। जैसे जैसे समय बीतता है, यह अवरोध कमजोर हो जाता है, खासकर मूल रूप से प्रेरित उत्तेजना कुछ समय के लिए मौजूद नहीं है। स्वतःस्फूर्त आवरण में वातानुकूलित प्रतिक्रिया मूल सीएस के वापस आने पर संक्षेप में फिर से प्रकट हो सकती है। हालांकि प्रतिक्रिया आमतौर पर कमजोर और अल्पकालिक होती है। एक ग्राफ शो के लिए चित्र 5.2 देखें, विलुप्त होने और सहज पुनर्प्राप्ति दोनों। उच्च क्रम कंडीशनिंग। शास्त्रीय कंडीशनिंग में एक और अवधारणा उच्च क्रम कंडीशनिंग है। चित्र 5.3 देखें। ऐसा तब होता है जब एक मजबूत वातानुकूलित म्यूलस को एक तटस्थ उत्तेजना के साथ जोड़ा जाता है। मजबूत सीएस वास्तव में एक सीएस की भूमिका निभा सकता है और पहले से तटस्थ उत्तेजना एक वातानुकूलित उत्तेजना बन जाती है। उदाहरण के लिए, आइए उस बिंदु पर दोबारा गौर करें जब पावलोव ने अपने कुत्तों को मेट्रोनोम की ध्वनि पर सेल दर के लिए तैयार किया है। क्या होगा यदि पावलोव ने मेट्रोनोम चालू करने से ठीक पहले अपनी उंगलियां चटका लीं? अनुक्रम अब स्नैप टिकिंग लिवेशन या NSCSCR, तटस्थ उत्तेजना, वातानुकूलित उत्तेजना, वातानुकूलित स्पोरस होगा। यदि ऐसा पर्याप्त बार होता है, तो फिंगर स्नैप अंततः एक उत्पादन भी करेगा। प्रतिक्रिया पर फिंगर स्नैप उसी के जरिए बॉक्सिंग से जुड़ जाता है। प्रक्रिया है कि वह टिकिंग मूल रूप से भोजन के साथ जुड़ा हुआ है और अब एक और डायोनेटेड उत्तेजना ब्रेउज है। भोजन UCS
आपको मेट्रोनोम की टिकिंग के लिए मूल वातानुकूलित प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए हर अब आईडी प्रस्तुत करना होगा। यूसीएस के बिना उच्चतर ऑर्डर कंडीशनिंग को बनाए रखना मुश्किल होगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। स्वतःस्फूर्त पुनर्प्राप्ति, विलुप्त होने के बाद सीखी गई प्रतिक्रिया का पुनः प्रकट होना। उच्च क्रम कंडीशनिंग तब होता है जब एक मजबूत वातानुकूलित उत्तेजना को एक तटस्थ उत्तेजना के साथ जोड़ा जाता है, जिससे तटस्थ उत्तेजना दूसरी वातानुकूलित उत्तेजना बन जाती है। तो